नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ आपके अमीर बनने के सपने को पूरा करने की ओर। तो इस ऑडियो में हम सुनने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के भाग 2 प्रस्तावना के बारे में, जो अति महत्वपूर्ण है। क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते थे, मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफ़ी उच्च स्थान पर रही। मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया था। यह उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवार से आए थे, जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार इंजीनियर के रूप में और फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता रखने वाली वाशिंगटन डीसी की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वह भी जल्दी रिटायर हो सकते थे। हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे, परंतु जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसे से ही बढ़ रहे हैं। हमारी शादी बहुत सफल रही है और हमारे 3 बच्चे हैं। उनमें से 2 कॉलेज में और तीसरा अभी हाई स्कूल में गया ही है। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया। 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था। वह पढ़ाई से ऊब चुका था। मैं उन विषयों को पढ़ने में समय क्यों बर्बाद करूं, जो असल ज़िंदगी में मेरे कभी काम ही नहीं आएंगे। उसने विरोध किया। बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं। उसने जवाब दिया, मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज में ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो? मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम यह चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों से भीतर नहीं गई। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छाशक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। मम्मी, उसने बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। सबसे अमीर शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखिए। यहाँ तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अभी उनकी उम्र 30 से 40 के बीच ही है। और उस बेसबॉल फीचर के बारे में तो सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख कमाता है।
जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेबल लगा हुआ है। हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चे को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने दी थी। हमारे चारों तरफ भी दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाह नहीं बदली थी। असली शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए थे, और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी। मम्मी, उसने आगे कहा, मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिसमें बहुत से कीमती सामान हैं। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरा हाल भी आपकी तरह होगा। मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर सकूं और कर्ज में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची नहीं है। मैं यह जानता हूं कि छोटे आकार के फर्म कैसी होती है। यह भी जानता हूं कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टरों को देखिए, वे अब उतना पैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे। मैं जानता हूं कि मैं रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने सवालों के मुझे नए जवाब चाहिए। वह सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे, और मुझे भी। मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी जिन्होंने तेजी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया था। अब मैं अपने बच्चों से यह सीधी सी बात नहीं कह सकती थी, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं यह जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। हाई स्कूल होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंधी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता है, और उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है। इसे आसान भाषा में कहें तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती, और यह ज्ञान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है। इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते जो उनका इंतजार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की। साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझ आ सके। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फ़ोन किया। मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ की तलाश कर रही थी जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोस्की द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पाद कैश फ्लो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। यह एक शैक्षणिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी, और तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे जो 3 समूहों में विभाजित थे। माइक सही थे, मैं इसी तरह शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपालो बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था, परंतु मोनोपाली से यह इस तरह अलग था। इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना था।
या तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असल ज़िंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की ज़िंदगी को देखें तो उसमें आपको एक सा ही सफ़र दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। वो किसी आसान सुरक्षित नौकरी करियर की तलाश करता है। बच्चों को ऐसा ही काम मिल जाता है। शायद वह डॉक्टर या वकील बन जाता है, या वह सेना में भर्ती हो जाता है, या फिर वह सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं और अगर अब तक उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जमकर खरीदारी शुरू हो जाती है। खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगहों पर जाता है जहां उसकी उम्र के ज़्यादातर नौजवान जाते हैं। लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कभार शादी भी कर लेते हैं। अब ज़िंदगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करते हैं। दो तनख्वाहें बहुत सुखद लगती है। पति पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी सफल हो गई है। उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नजर आता है। अब वे घर, कार, टेलीविज़न खरीदने का फैसला करते हैं। छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखता है। वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है पर उसके साथ दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है। वे नौकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। विशेषज्ञता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज़्यादा पैसे कमा सके। हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज लें। उनकी आमदनी बढ़ जाती है परंतु उस आमदनी पर उन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उस पर भी टैक्स देना होता है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही है। इस तरह बहुत से टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह चुक जाते हैं। वे अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ चला जाता है। भविष्य के लिए बचत के हिसाब से वे कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं। उनके बच्चों की उम्र अब 5 या 6 साल हो जाती है। यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों के कॉलेज की शिक्षा के लिए भी बचत ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है। 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशहाल दंपति अब अपनी नौकरी के बाकी दिन चूहा दौड़ में फंसकर बिताते हैं। वे अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति तथा क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर वे अपने बच्चों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए, किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते और इसलिए वे ज़िंदगी भर
कड़ी मेहनत करते रहते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है और वह यह है कि आप अकाउंटर्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाएं। दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विषयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक सीपीए हूँ और मैंने बिग 8 अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रॉबर्ट ने इन दोनों बोरिंग और कठिन विषयों को सीखना कितना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया था। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह छुपा ली गई थी कि जब हम चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे। शुरू में तो हम एक नए शैक्षणिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्दी ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मज़ा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले कभी बातें नहीं की थी। एक लेखपाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खेल के नियम, इसकी बारीकियां समझाने में अपनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की। उस रोज़ मैं चूहा दौड़ से सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा। हालांकि खेल लगभग 3 घंटे तक चला। मेरे टेबल पर एक बैंकर बैठा था, इसके अलावा एक व्यवसायी था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। मुझे यह देखकर हैरत हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कम जानकारी है, जबकि ये विषय उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि वे असल ज़िंदगी में अपने पैसे धेले के कारोबार को कैसे संभालते होंगे। मैं यह समझ सकती थी, मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर ये लोग तो उससे दुगनी उम्र के थे और उन्हें ये बातें समझ में आनी चाहिए थी। चूहा दौड़ से बाहर निकलने के बाद मैं 2 घंटे तक अपनी बेटी और इन शिक्षित अमीर वयस्कों को पासा फेंकते और अपना बाजार फैलाते देखती रही। हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित भी थी। वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना कम जानते थे। उन्हें अपने इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट के आपसी संबंध को समझने में ही बहुत समय लगा। अपनी संपत्ति खरीदते और बेचते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हर सौदे से उनकी महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा, असल ज़िंदगी में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये दोनों विषय कभी नहीं पढ़े। मैंने मन में सोचा, भगवान का शुक्र है कि हमें मज़ा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। जब खेल खत्म हो गया तो रॉबर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। मेरे टेबल पर बैठा व्यवसायी खुश नहीं था, उसे खेल पसंद नहीं था। मुझे ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं, उसने ज़ोर से कहा। मेरे पास
इन सब के लिए अकाउंटेंट, बैंकर और वकील हैं जिन्हें ये सब मालूम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।